हेलो पीपल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकॉनमी। मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें होती है, कई इंपॉर्टेंट होती है, कुछ में कुछ होता है, कुछ में कुछ भी नहीं होता। कहने का मतलब है कहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कहीं से कुछ क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार सेक्टर का मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट बिना कुछ समझा के लिख दिया है दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर। तो ये तो आपको समझ में आने वाले नहीं है, तो मैं चलो बता देता हूँ आखिरकार सेक्टर की डेफिनेशन क्या है। फिर हम जानेंगे कि आखिरकार ये चैप्टर क्या कहता है। ओके, तो इसमें लिखा है ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी विद देयर क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही बात, ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी विद देयर क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, ये देखिए किसी का वर्क है, ये भी किसी का वर्क है, ये भी किसी वर्क है, ये भी किसी वर्क है, और इन सब वर्क किससे कनेक्टेड है? सब वर्क कनेक्टेड है मनी से। जी हाँ, मनी से कनेक्टेड है। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें हम लोग बताएंगे, आपको प्राइमरी बताएंगे, दूसरा सेकेंडरी बताएंगे, तीसरा टर्सरी बताएंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है वो ये पूछते हैं कि एक्सप्लेन प्राइमरी। तो अब भैया हमको ये बताइए डेफिनीशन क्या 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 क्या। बस रुक जाइए, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। ओके, तो देखिए प्राइमरी की सबसे पहली जो डेफिनीशन है वो आपको इधर से छापनी है। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें डायरेक्ट बनती है उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे ये आपकी कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्लावर्स, ये आपकी काव, ये कोल, ये डायरेक्ट नेचुरल को एक्सप्लॉइट करके लाए जाते हैं। ओके, ये नेचर को एक्सप्लॉइट करके चीज़ें लाई जाती है। इसमें लिखा है कि मेनली बट नॉट इंटायरली और नेचुरली फैक्टराइज इन पर डिपेंड करते हैं। ये आपकी डिपेंड वाली चीज़ें दी गई हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं डेयरी फार्मिंग का। ओके, और ये कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। तो आपकी डेफिनीशन हो गई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मुझे पता है आपकी डेफिनीशन हो गई ख़त्म, आपको समझ में आ गई। अब एक भी और है डेफिनीशन प्राइमरी की कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जी बिल्कुल, ये देखिए कोल ला रहे हैं हम लोग कहीं माइन से, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक तरीके से। अब दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट दी गई है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? बेस ऑफ दूसरा प्रोडक्ट होता है। जी हाँ, ये बेस फॉर्म करता है दूसरे प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिल्क नहीं मिलेगा तो अगर आपको मिल्क नहीं प्रोड्यूस होगा तो उससे आपको चीज़ कैसे मिल जाएगी, आपको पनीर कैसे मिलेगी? समझ रहे हैं? आई होप बहुत ही अच्छा एग्जांपल। ओके, तो ये एग्जांपल कुछ है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये चीज़ें आपके हैं एग्जांपल। ओके, ये चीज़ें हैं आपकी एग्जांपल। आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम लोग एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। मतलब जो पहला सेक्टर है उसके हमारे पास तीन नाम है। ओके, कितने नाम है? तीन नाम है। तो आपका प्राइमरी सेक्टर आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी हम चीज़ें बताएंगे सेकेंडरी सेक्टर। चलो मैं बता देता हूँ कि जो चीज़ प्राइमरी से लाके एक एक स्टेप करके जिसमें मैन्युफैक्चर करके, मेरे वर्ड कीवर्ड सुनिए, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चर करके, ओके, कुछ हम मैन्युफैक्चर करके उसमें कुछ चीज़ें या ऐड करते हैं, AID वाला ऐड करते हैं। ओके, तो उससे कुछ चीज़ें बनती है, तो उससे उससे उस सेक्टर में चीज़ें करने वाले को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर की आखिरकार डेफिनेशन क्या होती है? सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी वही इधर पे भी लिखी है कि मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, ये आपके एक गिलास में मिल्क है, मिल्क से आपने बनाई चीज़। ओके, तो इधर पे क्या है? इधर पे जो शख्स, ओके, जो शख्स इसको बनाएगा उसको क्या करेगा? मैन्युफैक्चर। ओके, उसको करेगा मैन्युफैक्चर। ओके, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कॉटन फाइबर के जो आपको यार्न बनाए जाते हैं, धागा बनाया जाता है। ओके, और ब्रिक का भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, अब इसके कितने नाम हैं? अब देखिए जो हमारा सेकंड टाइप का सेक्टर है उसके दो नाम हैं। पहला तो सेकेंडरी है और दूसरा है इंडस्ट्रियल। ये लिखा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो प्राइमरी के हो गए तीन नाम, इसके हो गए दो नाम। ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।
अब हम लोग बात करते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के तो सबसे बढ़िया राज है, वो कुछ नहीं करता है, बस टर्शरी सेक्टर में अपनी मनमानी चलती है। अब वो आप पूछेंगे क्यों चलती है? वो मनमानी इसलिए चलती है टर्शरी सेक्टर में क्योंकि ये लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वाह भैया, क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं? ये ओनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच सकते हैं जो कॉल सेंटर में है ना, तो वो आपको कोई प्रोडक्ट देते हैं, बस वो जानकारी रिलेटेड देते हैं, आपको जानकारी देते हैं। और दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपका कहीं कारखाना है तो वो कारखाना आपको कुछ नहीं दे रहा है। फार्मिंग आप करेंगे तो उससे आपको क्रॉप होगी, लेकिन जब अगर कोई गोडाउन है तो उसमें क्या होगा, वो खाली सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन की, कि दीज आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो इनकी हेल्प करें। ओके, ये आपका रह गया कीवर्ड। कीवर्ड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब ये देखिए करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प करते हैं एंड एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब एग्जांपल भैया, एग्जांपल आप बता दीजिए। देखिए एग्जांपल आपके गोडाउन हो गए, टेलीफोन्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपका कुछ नहीं दे रहा, ये एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट में आपका कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, हालांकि एम्प्लॉयड हैं इसमें पीपल, हालांकि ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अब इसके देखिए कुछ एग्जांपल और हैं, इसको हम लोग कितने नाम है इसके? 2 नाम है, इसके भी 2 नाम है। तो हमारे प्राइमरी के 3 नाम थे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि सर्विस सेक्टर, इसका नाम है दूसरा नाम। तो ये भी एकदम 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं आपको। ओके, 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, 1 मार्क्स में कि किसका क्या मतलब होता है। ओके, अब देखिए टर्सरी के कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल हैं। टर्सरी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो चीज़ हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप सोचिए सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करता है। देखिए टीचर्स ना आपको कुछ देते हैं, एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन वो कोई रॉ चीज़ या फिजिकल चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। डॉक्टर्स हो गए, वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एटीएम बूथ, इंटरनेट कैफे, ये चीज़ कुछ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ये केवल आपको सर्विस देते हैं। आई होप आपको तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्राइमरी जो नेचर से एक्सप्लॉइट करके, सेकेंडरी इसका एक अगला एस्पेक्ट जिसमें किससे, मैन्युफैक्चरिंग से आपको लाया जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग से ये सब चीज़ें चलती हैं। तीसरा, ये हेल्प करता है, इन दोनों का हमने एग्जांपल लिया था, आप अपने स्कूल टीचर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इस पेज से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, इस पेज से क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं होते हैं क्योंकि सब इसमें एक्टिविटी वर्क। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। तो डिफाइन जीडीपी, व्हाट इट्स प्रिकॉशन ड्यूरिंग काउंटिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको प्रिकॉशंस क्या लेनी पड़ती है और जीडीपी क्या होता है। उससे पहले नए टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे जीडीपी से समझने से पहले। पहले हम सोचेंगे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको देखिए। तो ये एक है फार्मर। ओके, ये है एक कोई डीलर, और ये है कोई शॉपकीपर। ओके, तो ये चीज़ें हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए इन्होंने आपको, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, इसने आपको आपको पोटैटो दिया। ओके, आलू दिए। ओके, आलू दिए, आपने इसके इसके रेट लिखे 2 रुपये एग्जाम्पल। अब वो इसके पास गया और इसने 1 रुपये ज़्यादा में ख़रीदा, तो इसके कितने, इसमें कितने हुए, 3 + 3। अब इसने क्या किया, इसने चिप्स बनाए और इसको बेच दिए सेलर को, और सेलर ने 5 रुपये के पैकेट अंकल चिप्स में आपको बेचे। अब मुझे आपको बताइए, आप फाइनल गुड्स में से 5 को रखेंगे या इन सबको ऐड करेंगे? तो आपका जवाब सीधा है कि आप 5 ही को कंसीडर करेंगे। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, क्लियर हो गया है। ओके, ये आपको एग्जांपल क्लियर हो गया है। ओके, तो अब वही चीज़ लिखा है कि इसमें देखो प्रिकॉशंस हमको क्या लेनी है जीडीपी कैलकुलेट करने में। फाइनल गुड्स एंड सर्विस का क्या होता है कि जो लीग लास्ट में बनाई जाती है, ये आपका रहा एग्जांपल।
ओके, तो ये एग्जांपल आपका रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं कि फ्लोर मिल इतना किलो है। जब लेकिन जो कंज्यूमर्स के पास जाता है उसी को हम लोग ऐड करते हैं। जो लोग कंज्यूमर, ओके, कंज्यूमर के पास जो चीज़ें आती है उसके उसके ही रुपए जोड़े जाते हैं, तो इसी से कहा जाता है। ओके, तो ये आपका प्रिकॉशन है। अभी प्रिकॉशन से क्या होगा, इस प्रिकॉशन से अगर हम इसको लेना तो क्या होगा, अगर इस प्रिकॉशन को हम बना रहने दें तो क्या होगा, दिस विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि आप जिसने बेचा उसके भी रुपए ऐड करेंगे, उसने उसको बेचा उसके भी, एंड सो ऑन। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो आई होप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक जो कीवर्ड या की लाइन है, ये आपको ये आपका रहा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे बिस्किट फैक्ट्री के बारे में, व्हीट लगा, फ्लोर लगा, लेकिन जो चीज़ कंज्यूमर को मिलेगी उसी के रुपए जोड़े जाते हैं, उसको कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओनली बी इंक्लूड द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद ये आपकी लाइन लिखी है इंपॉर्टेंट, कि इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड। बिल्कुल सही बात कही है कि उसकी वैल्यू पहले से ही इंक्लूडेड होती है। ओके, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो हम लोग पीछे लोग पढ़ रहे थे कि एक्सप्लेन जीडीपी, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन कैलकुलेटिंग जीडीपी। प्रिकॉशन तो आपने देख लिया कि हम लोग जीडीपी और इसमें हाउ कैलकुलेटेड जीडीपी। ओके, तो ये चीज़ें आपको, तो जीडीपी की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। ये पहली डेफिनेशन हो गई। और इसमें डेफिनेशन लिखी है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। ये एक कंट्री है, इसमें ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। ये 4 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 6 रुपए का, ये 7, 8, 10 लाख, 2 करोड़, 6 करोड़। ओके, तो इन्हीं का एडिशन, क्या, इन्हीं का ही एडिशन हम लोगों को बताता है कि जीडीपी आखिरकार क्या होती है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार जीडीपी क्या होती है। ओके, तो जीडीपी का आपको मतलब समझ गया कि फाइनल एक देश में कितना पैदावारी हो रही है उसको, तो वो एक्सप्लेन जीडीपी में आपको ये लाइन लिख देनी है। आप एक बार और सुन लीजिए कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये एक कंट्री है, और इस कंट्री में इन सभी गुड्स का प्रोडक्शन, ओके, जो प्रोडक्शन होता है उसके प्राइस का एडिशन, वो भी कंज्यूमर के पास के। ये नहीं कि आप फार्मर से भी रुपए जोड़ लीजिए, जो मैंने आपको पीछे वाला प्रिकॉशन। अगर आपको ये प्रिकॉशन समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना यस वी आर। तो ये हमारे जो दोनों चीज़ लिख चुके हैं। अब हु कैलकुलेटेड द जीडीपी, कौन करता भैया, अब करता तो कोई होगा वरना कैसे पता लगता। तो इसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और इसमें विद द हेल्प ऑफ, बहुत सारों की हेल्प लेते हैं, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन। तो इसी से आपकी जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि जीडीपी क्या होती है, और उससे टर्म रिलेटेड उसके प्रिकॉशन और सब कुछ। हिस्टोरिकल चेंज पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर क्या क्या आए हैं। अब देखिए लिखा है, मैंने कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ द सेक्टोरियल चेंज। ये यार बहुत ही जो बड़ी कंपनियां हैं सभी, जो सॉरी बड़ी कंट्रीज हैं, वो सभी प्राइमरी सेक्टर से, ओके, प्राइमरी सेक्टर से उनकी ग्रोथ हुई है। सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी सेक्टर पे काम किया, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, अब उनका जो टर्सरी है बाप सेक्टर, उस पे ही वो लोग अमल कर रहे हैं। ओके, तो अब इसमें हिस्टोरिकल चेंज सेक्टर का मतलब ये है कि किस तरीके से इनिशियल स्टेज लिखा है, किस तरीके से इनिशियल स्टेज में जो सभी कंट्रीज होती हैं वो किस तरीके से डिपेंड करती है हमारी छोटे छोटे जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं उन पे। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज दैट आर इनिशियली स्टेजल डेवलपमेंट developed countries that at initial stage of development primary sector was a most important sector economic। समझ में आ गया होगा, इसमें लिखा फार्मिंग चेंज द एग्रीकल्चर सेक्टर बैकग्राउंड टू द प्रॉस्पर।
ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है कि उससे हम लोगों को प्रॉस्परस मिलती है या उससे पैसे मिलते हैं, एक तरीके से हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं मोटा मोटी। अब इसमें लिखा है, ये चीज़ें इसमें लिखी है कि मोस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस वर नेचुरली प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। एक आपका क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत पूछा जाता है, हालांकि मैंने कभी सीबीएसई में क्वेश्चन वो नहीं देखा है, लेकिन इस पर भी आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उसका नाम है प्राइमरी फार्मिंग में। तो ये आपका हिस्टोरिकल चेंज के पॉइंट है, ये आपको पहला पॉइंट इधर से लिखना है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और चौथा पॉइंट ये है। अब इसमें क्या बताया गया है आपको कि देखिए, ये लिखा है गुड्स दैट वर बी प्रोड्यूस इन फैक्ट्री चीप रेट्स, सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेक्टर। आप क्या देखिए, प्राइमरी भी ग्रोथ हुई उसी तरीके के, जैसी प्राइमरी की ग्रोथ हुई तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए, जो दूसरे देशों में भिजवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी लंबा चौड़ा करा गया। ओके, ट्रांसपोर्टेशन भी आपका लंबा चौड़ा करा गया। ओके, तो इसी तरीके से आप एक मोटा बात समझ सकते हैं कि अगर प्राइमरी इंक्रीज होगा, सेकेंडरी भी होगा, और सेकेंडरी का टर्सरी भी होगा। अब आप कहेंगे टर्सरी कैसे होगा, उसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी कैसे होगा। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने की हैं। आप लिखा है इन द पास्ट 100 ईयर देयर आर, गिव मी 1 मिनट। अब देखिए इसमें लिखा है इन द पास्ट ईयर देयर हैज बीन फ्यूचर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टर्सरी इन डेवलप्ड कंट्री द सर्विस सेक्टर्स में लिखा है द सर्विस सेक्टर हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सर्विस सेक्टर, दीज इज जर्नली पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्री। बहुत ही बड़ी तगड़ी लाइन कह दी गई है। ओके, तगड़ी लाइन क्या कहते हैं, कह दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उधर पे टर्सरी बहुत ही ऊंचा है। अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रेंड की, पहले डेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी को बेस बनाया, प्राइमरी के बाद फिर उन्होंने अपनी सेकेंडरी को मजबूत की, सेकेंडरी के बाद आप टर्सरी। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में आता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये 5 मार्कर में, ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब बात थी हमारे ज़माने की, हमारे ज़माने की नहीं, ये बात थी इतने ईयर्स की, ये बात थी इतने ईयर्स की। आप देख सकते हैं यार, प्राइमरी ने, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, इन्होंने बाकी सब दोनों के मुकाबले कितनी कमाई करी है। देख सकते हैं कि जब हमारा 1973 था, लेकिन 2013-14 में क्या हुआ, जो ये था वो नीचे चला गया। और आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही डेवलप हो गया। भैया कैसे डेवलप हो गया, ये इतना ग्राफ इतना ऊंचा कैसे पहुंच गया, उसी का मैं आपको बताऊंगा, उसी पे सीबीएसई वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब इसमें यही दिया है क्या है कि ये जो टर्सरी सेक्टर होता है, देखिए ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, और ये है प्राइमरी। तो ये ट्रेंड था कि जिसमें हमारा प्राइमरी बाप था सबका, लेकिन उसके बाद सब कुछ चौपट हो गया और टर्सरी बन गया बाप। उसके भी कुछ रीज़न है, वो रीज़न ये लिखे। रीज़न पहला ये है कि हम लोग क्या करते हैं, टर्सरी में मैंने आपको बताया था जो लोग सर्विस देते हैं, आप देखिए हम सर्विस बहुत लेने लगे हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राम सर्विसेज है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ETCs आर रिक्वायर्ड। इसीलिए से टर्सरी की ज़्यादा ग्रोथ हुई है न्यू एरा में। ये बेसिक सर्विसेज हैं। ओके, ये डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में दोनों में अच्छी खासी ट्रेंड लाती हैं। और जो सेकंड आपका पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको लिखा है। देखिए प्राइमरी में ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है टर्सरी और सेकेंडरी में ग्रोथ होगी, ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। थर्ड क्या है, थर्ड में कहा गया है कि जैसे कि हम लोगों की ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं, जैसे ईटिंग आउट, हम लोग बाहर खाने लगते हैं, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने लगे। चौथा पॉइंट है कि IT सेक्टर मतलब जो आपकी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं और ढेर सारी चीज़ें, वही ट्रेंड। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि वाई टर्शरी, ओके, टर्शरी, वाई टर्शरी इज बाप। ये बाप क्यों है सबका, ये बाप इसलिए है, पहला पॉइंट ये है कि हम लोग
बेसिक सर्विसेज लेते हैं। क्या लेते हैं? बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज लेते हैं जैसे कि बैंक्स हो गए। दूसरा हो गया कि हम लोग ईटिंग आउट करते हैं, बेसिक सर्विसेज। तीसरा हो गया आईटी। और एक हो गया, चौथा हो गया कि जिस तरीके से प्राइमरी बढ़ेगा उसी तरीके से सेकेंडरी। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ ईटिंग आउट। ओके, ईटिंग आउट, ये चीज़ें। तो आई होप ये चारों चारों पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। और इसके अलावा ये उबड़ खाबड़ चीज़ें लिखी हैं, ये उबड़ खाबड़ है जिससे आपका कहीं नहीं क्वेश्चन फंसते हैं, कुछ भी नहीं फंसता है। अब हम लोग बात करते हैं यार इधर पे जो हम लोग सबसे बढ़िया चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये अब यार ऐसा क्यों होता है? इसमें लिखा है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं। और दूसरा एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें नो अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर आर अवेलेबल टू देम। हम लोग जो वर्क करते हैं और उनमें करते हैं उनमें कोई पोटेंशियल यूज नहीं होता, वो भी अभी कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाएंगे। तो ये ग्राफ है 40 ईयर का, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए शेयर ऑफ द सेक्टर इन द इकोनॉमी कितना है। ये ट्रेंड था जब हम लोग बाबा आजम जमाने का। ओके, ये ज़माना था इतने का, ये था मॉडर्न ज़माना। आप देख सकते हैं यार प्राइमरी, ये प्राइमरी कितना ग्रोथ करा है जब हमारे देश आज़ाद होने के कुछ सालों बाद। उसके कम सेकेंडरी, लेकिन उसका थोड़ा सा ज़्यादा ये। अब वो ट्रेंड क्या हुआ है, शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें बात 71% थी। अब क्या हुआ, ये दोनों राइज कर गए हैं, ये थोड़ा घट गया है। अब ये क्यों हुआ? अब ये भी है कि इतने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं। देखिए एम्प्लॉयड है, देखिए ध्यान से समझिए, इतने पीपल लोग एम्प्लॉयड हैं हमारी किस पे, प्राइमरी में। तो भी यार प्राइमरी वाले कम ग्रोथ करते हैं, वो क्यों करते हैं भैया? काम चोर होंगी, ऐसी बात नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा काम चोर हैं क्या नहीं है। देखिए इतने में इतने परसेंट शेयर थे उनके, और ये देखिए ट्रेंड आपको आई हो ग्राफ की मदद से समझ में आ गया होगा। और इसका रीजन, इसका कारण क्या है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसका कारण ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जी हाँ, बेरोजगारी बढ़ गई है। इसमें क्या लिखा है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ जीडीपी। समझ रहे हैं, एक 1/6 ऑफ द जीडीपी का खाली ये लोग कमा पाते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो मैंने आपको पिछला वाला ग्राफ दिखाया था उसका ये आंसर है। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है भैया बता दो? तो इट इज़ द स्टेट वेयर पर्सन सीकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। वो बंदे को वर्क तो चाहिए लेकिन यार मजबूर है, वो मजबूर है। ओके, अब ये देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का समझ में आया। वर्क तो चाहिए लेकिन मजबूर है। अब ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन लेबर वर्क अनेबल टू डू वर्क एट दिस पोटेंशियल। कहने का ये मतलब है कि एक खेत है 3 एकर्स का, 3 एकर्स का खेत है, उसमें एक दो खेत हैं। ओके, 3 एकर्स के, उस एक में 6 लोग काम कर रहे हैं। ओके, 6 लोग काम कर रहे हैं, एक में 2 लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पोटेंशियल का काम कौन करेंगे? जो 2 लोग काम कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आपको कोई वर्क दे दिया जाए, ओके, और उसको आप करते हैं तो उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कितनी पोटेंशियल से कर रहे हैं। जितने ये इस खेत में अगर 2 लोग होंगे और इस खेत में 8 लोग होंगे तो उन्होंने करा, काम तो करा लेकिन वो अपनी पोटेंशियल से नहीं करा। अगर ये 2 लोग कर लेते हैं तो इनमें जो इनको इनकम मिलती है या जो इनसे इनकम आती है वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। लेकिन इधर पे जो इनकम है वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 6 लोगों में। इनकम कितनी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 6 लोगों में, 6 लोगों में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट लेबर, देखिए लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड। अगर वो 6 लोगों की केस स्टडी लें तो उसमें लेबर जो चीज़ होती है वो भी। इसमें क्या लिखा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की लिखा है कि दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। वो भी मैंने बताया, पीपल वांट टू वर्क बट अनेबल टू फाइंड इट या अनेबल टू वर्क इट। इसमें लिखा है वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। कहने का मतलब है आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं,
अगर आपको वही कोई 200 मीटर जुड़वाए तो उसमें कुछ आपका फ़ायदा नहीं है, जब तक पोटेंशियल से काम नहीं कर सकते हैं वो आप चीज़ के। ये आपकी देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनीशन है, ये मैंने आपको ईजी भाषा में लिखवा दी है, ये आपकी बुकिश लैंग्वेज है। देखिए इसमें लिखा भी है कि जॉब इज क्लियरली विजिबल एंड इन अनएम्प्लॉयड। वो जॉब तो है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट हैं, लग रहा है कि आप एम्प्लॉयड हैं, लेकिन तो भी आप वर्क नहीं कर रहे, वो चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए उनका ये एल्सवेयर है कि एक एक फैमिली में 8 मेंबर हैं, कुछ लोग कहीं काम करेंगे, कुछ को लोग, देखिए एक फैमिली में 8 मेंबर हैं, वो एक खेत में काम करते हैं, और एक 8 फैमिली है, एक कोई फैक्ट्री में करता है, एक कहीं करता है, एक कहीं करता है, एक कहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी होती है? इन वालों की ग्रोथ होती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी केस स्टडी है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ ना करिए। और भी क्या होता है भाई, जो शहर में लोग लेते हैं उनके साथ भी यही होता है, बिल्कुल यही होता है। इसमें लिखा कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। जो ठेले वाले होते हैं, रेली वाले होते हैं, वो चीज़ें में फाइंड करिए। इसमें क्या लिखा, दे में स्पेंड द होल डे बट अर्न लिटिल। वो क्यों? क्योंकि यार अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो वर्क कर रहे हैं लेकिन पोटेंशियल से नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये भी चीज़ें आपकी अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं? ये आप केस स्टडी पढ़ना तो पढ़ना है, वैसे मेरा इस केस स्टडी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। जो अपने पिछले पेज पे दिखा था कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, उसका आंसर ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट का जो एग्जांपल आप लिखेंगे कि डैम इज कंस्ट्रक्टेड, अगर डैम कंस्ट्रक्टेड होगा उधर पे या कंस्ट्रक्टेड होगा तो उधर पे लोगों को, कुछ लोगों को इरीगेट अपनी पानी लगाएंगे खेत में, और कुछ लोगों को उधर पे वर्कर्स को हेल्प मिल जाएगी उसमें काम करने के लिए। अब दूसरा है कि बेसिक फैसिलिटीज़। बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे उनको आप ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, स्टोरेज दे सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी एग्जांपल में लिख सकते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़। तीसरा है कि उनको ट्रांसपोर्ट, हम ये आप बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट या लोगों को काम कैसे दिलवाएं। तो ये रहे आपके 3 पॉइंट। देखिए ये सीड्स दे सकते हैं, फर्टिलाइजर दे सकते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स दे सकते हैं टू ड्रॉ वाटर। ये आपकी लक्ष्मी की केस स्टडी है, मैंने पढ़ाई नहीं आपको क्योंकि वो आपको कन्फ्यूज कर देती है, कन्फ्यूज के अलावा और आप अपने टॉपिक से बैठ जाते। तीसरा बात है कि चिप्स लोन, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होने वाला है तो चीज में लोकल बैंक गिव हर क्रेडिट, जो हर का नाम है लक्ष्मी, तो उसकी बातें बात कर रही, लेकिन आपको ये हर नहीं लिखना है एग्जाम में। चीप लोन्स, चीप लोन्स बाय लोकेटिंग इंडस्ट्री। ओके, बाय लोकेटिंग इंडस्ट्री कैसे? लोकेट इंडस्ट्री इन सेमी रूरल एरिया, आपका कोई छोटा कस्बा है, उधर पे अगर आप कोई इंडस्ट्री लोकेट कर रहे हैं तो उधर पे लोगों को वर्क मिल जाएगा। तो ये देखिए आपके रहे चारों के चारों पॉइंट, आई होप ये भी देखिए। ये आपका रहा एग्जाम्पल। देखिए ओपनिंग का कोल्ड स्टोरेज, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा, वो लोग उसमें जाने लगेंगे। तो ये क्या है? बाई लोकेटिंग इंडस्ट्री इन सेमी रूरल एरिया व्हेन द प्राइस इज गोल्ड स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स होम। ये भी है कि जब कि विलेज से फॉरेस्ट है उधर एक आप हनी कलेक्शन सेंटर लगवा सकते हैं, उधर से आप हनी कलेक्ट करिए। पोटैटोज, ये देखिए आपके एग्रीकल्चर के हैं कि इस तरीके से हम सेमी रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज को हम लगा के कितना अच्छा पैदा कर सकते हैं। और उसके और पॉइंट रहे, पांचवा है कि बाई प्रोवाइडिंग एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे तो पढ़ी लिख जाएंगे, उसके साथ 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, वो भी हो जाएंगी। डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर ईटीटी टू वर्क इन द रूरल एरिया। ओके, तो ये भी चीज़ें हो जाएंगी उसके साथ। छठवां क्या है कि बाई टूरिज्म, कि बहुत सी ऐसी इंडिया में कंट्री हैं जो देश हैं, या सॉरी देश नहीं, इंडिया में बहुत से ऐसे विलेज हैं जहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल है कि हम लोग बढ़िया टूरिज्म से रुपए कमा सकते हैं। ओके, देखिए सर्विस लाइक आईआईटी, रीजनल क्राफ्ट, या टूरिज्म इंडस्ट्रीज हम लोग लोकेट कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन इस पर वर्क कर रहा है, तो इससे क्या 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। अब हम लोग इधर पे समझेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, इसमें क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट, दूसरे में क्या है? बेसिक फैसिलिटीज़। और जो तीसरा मैंने जो आपको पॉइंट बताया था कि जो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकेटिंग इंडस्ट्री इन सेमी रूरल, चीप लोन्स, टूरिज्म और एजुकेशन भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे ऊपर डेटा दिए मुताबिक इतनी इतनी जॉब्स क्रिएटेड हो सकती हैं। तो ये ऊपर जो हमारी जॉब्स क्रिएटेड हो सकती है 20 लाख, और इधर जॉब्स क्रिएटेड हो सकती हैं आपकी 35 लाख। ये चीज़ें हुई हैं। ओके, इससे हम लोग क्रिएट एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? अब आ रही है गवर्नमेंट की बारी। गवर्नमेंट ने हमारा निकाला है मनरेगा, मातृ
इसका जो फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा। मनरेगा की आपकी भाई साहब बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया से स्टार्ट किया है, जो राइट टू वर्क के तहत लोगों को काम देता है। ओके, अब इसका क्या है, ये 6225 ये आपको जो वन मार्कर में भी पूछ सकते हैं, सोचिए इंपॉर्टेंस दीजिए इनको। ये 100 डे और अब एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। अगर गवर्नमेंट काम नहीं ले सकती है तो भी उनको अलाउंस देगी, बिना काम के भी पैसे देगी। देखिए अपनी गवर्नमेंट कितनी काम करती है। तो मनरेगा क्या है, 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो गवर्नमेंट करवाती है। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ मैं दूंगा नहीं क्योंकि आप अपनी उसमें नहीं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज वो सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है चलते हैं। अन जो अनऑर्गेनाइज होते हैं उनके लिए रूल्स तो बनाए जाते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब वो प्राइवेटली चलते हैं। आपकी डेफिनेशन ये रही कि दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन वेरियस लॉ सच एज। लॉज कितने देखिए, फैक्ट्रीज लॉ है, मिनिमम वेजेस एक्ट है कि आप किसी को 35,000 देंगे या कोई को 8,000 दे रहे हैं तो 35 एक कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। पेमेंट एट गारंटी एक्ट, आप पेमेंट टाइम पे देंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और है कि सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब देखो जब निकाल दिया किसी को तो वो चीज़ें नहीं होगा। फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होंगे, नहीं 8 8 10 10। तो ये हमारी है अच्छी अच्छी चीज़, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात। अब हम लोग बात कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उससे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ देखेंगे। ये आपके पॉइंट लिखने हैं, अगर आप इनको लिखना चाहें एज इट इज अपनी बुक में लिख सकते हैं, जो कि सीबीएसई 2015 में आया था। देखिए वही चीज़ें लिखी हैं। देखो, मोर पे एंड फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें देखिए नॉट रजिस्टर्ड, नॉट फॉर्मल प्रोसेस, नॉट सिक्योरिटी, कुछ नहीं होता है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं। आई होप अगर आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ ड्रिंकिंग एनवायरनमेंट भी। अब अनऑर्गेनाइज के बारे में देखिए क्या लिखा है, स्कैटर्ड यूनिट which are largely outside a control of the government rules and regulation but they are not be followed। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लेकिन वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए, फॉलो नहीं करते हैं तो वो। और इसका दूसरी क्या है कि दे आर प्राइवेटली ओन्ड। कैसे, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। ओके, ये प्राइवेट्स ओन्ड होते हैं। आप एक बार समझिए और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में कि मुझे और कैसा कंटेंट संभालना चाहिए, वो अभी बात करेंगे। देखिए मैं क्या क्या लिखा है, एक्सप्लॉइट कर लेते, ओवर टाइम ले लेते, पेड लीव नहीं देते, हॉलीडे लीव ड्यू टू सिकनेस की टीसी, कुछ नहीं होता है। कुल मिला के ये जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो बहुत ही बेकार सेक्टर होता है। अब जो हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी चीज़ें होती तो हम सपोर्ट कैसे करेंगे। देखिए तो पहला जो सपोर्ट है, जो उनका जो जॉब सिक्योरिटी आप दे दीजिए पहले उनको। लो अर्निंग सेक्टर्स होते हैं तो ये आपका पहला पॉइंट में आप बहुत चीज़ें लिख सकते हैं, एक्सप्लोटेशन ना हो उनका लो वर्कर। दूसरा चीज़ जो मैंने इधर पे लिखी है, देखिए वनरेबल पीपल मीन्स ये होता है कि यार उनको छोटा काम ही अच्छा लगता है करना। ओके, ये सच है यार। कुछ चीज़ें होते हैं जैसे कि रूरल एरिया में लोगों को रूरल ही में रहना अच्छा लगता है। अब ये देखिए इधर पे ये एग्जांपल्स हैं। देखिए कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल मार्जिन, इन लोगों को क्या करें, इन लोगों को हम लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें फ्री में बाई गवर्नमेंट की तरफ, या चीप लोन दिलवाएं। सपोर्ट रॉ मटेरियल, देखिए मैंने लिख भी दिया है आपकी सुविधा के लिए। एनसीईआरटी में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेटिव फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवर्ड एग्रीकल्चर इनपुट्स। देखिए ये आपको टाइमली उनको डिलीवर्ड होने चाहिए। इतनी चीज़ें जो मैंने ये लिखी है, इनपुट, क्रेडिट, स्टोरेज, ये चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ओके, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट लिखा है। ओके, आपको भी देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर इन द कंस्ट्रक्शन, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल भी आप कह सकते हैं। तो एक पॉइंट ये, दो पॉइंट ये, तीसरा आप ये लिख सकते हैं। इसको चाहे लास्ट के लिए भी छोड़ दे क्योंकि इधर पॉइंट फिर आप कहेंगे भैया आपको पॉइंट काउंटिंग नहीं आती है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि बहुत से लोग इधर एससी और एसटी के होते हैं, उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है कि आप छुआछात वाली जो चीज़ें हैं, ओके, तो वो ना हो। ओके, ये चीज़ें हैं सब। आई होप लास्ट पेज में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसमें 4 पॉइंट है वो आपको छाप देने हैं। पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है। देखिए मैं आपको एकदम एक क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होता है जो जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट।
ओके, ये क्या होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। ओके, प्राइवेटली ओन्ड, ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। ओके, आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, जो पब्लिक होता है उसका मोटिव क्या होता है, सर्विस देना, सर्विस देना। और जो हमारे पब्लिक होते हैं उनका होता है सर्विस देना। जो प्राइवेट होते हैं उसका सीधा मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। इसमें लिखा है विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। ये बहुत ही कड़वा सच है कि गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो आई होप ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनका मोटिव अभी आप लिख सकते हैं, डेफिनीशन भी आप लिख सकते हैं कि द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट। और प्राइवेट की डेफिनेशन लिखते हैं ओनर ऑफ द एंड डिलीवर ऑफ द सच कि दे आर प्राइवेटली ओन्ड। सीधा आप लिखेंगे प्राइवेटली ओन्ड। ओके, प्राइवेटली ओन्ड, समझ चुके होंगे आप ये सब चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर भी हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं कि हर कोई चीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकती है, तो कौन देगा, तो पब्लिक सेक्टर जिम्मा लेती है। ओके, तो यही लिखा गया है कि एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ब्रिज, रेलवे, जनरेशन। ये आपको प्राइवेट नहीं करवाएंगी, ये कौन करवाएंगी, आपको पब्लिक वाली करवाएंगे। ये कौन करवाएगा, पब्लिक सेक्टर करवाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें लिखा है, हमने ब्लैक लाइन बताई कि दे कांट बी प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। कोई एक छोटा एरिया या कोई कस्बा उधर कोई हॉस्पिटल नहीं खोल रहा है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उधर पे कोई छोटा हॉस्पिटल खोले। ओके, और उसमें देखिए फेयर प्राइस करे। जो सिमिलरली जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हम कोई चीज़ पैदा करते हैं, किसान लोग कुछ करते हैं, देखिए राइस आइस लिखा है इसमें। ओके, और उसके बाद क्या होता है, द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, कि उनकी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए रुपए लगाए। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब हम लोग एक छोटा सा रिकैप करेंगे पूरे सेशन का। ओके, अब देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा, देखिए ये पहली चीज़ है कि हम लोगों को कंस्ट्रक्शन डैम्स, ये दूसरी चीज़ है। ओके, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और ये चौथा। इतने पॉइंट इनफ हैं। ओके, इतने पॉइंट क्या हैं, इनफ हैं आपको समझाने के लिए। उसके बाद देखिए, ये आपके छाप सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। ओके, ये देखिए आप डेफिनीशन छाप सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी क्या क्या डिफरेंस है। ओके, उसके बाद नया पेज और खेल लेते हैं। देखिए ये प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ये देखिए कितने बार पूछा गया है। ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। और उसके बाद गिव मी 1 मिनट। उसके बाद मैं आपका छोटा सा रिकैप करवा दूं। इस चैप्टर का जो हम लोगों कंक्लूजन निकालते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है और हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। पहले हमने देखा कि था कि किस तरीके से सेक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने जीडीपी पढ़ा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। देखिए पहले हम लोगों को जीडीपी के ऊपर पूछ देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसकी प्रिकॉशन से भी पूछ सकते हैं। ओके, प्रिकॉशन से भी पूछ सकते हैं। फिर कौन उसको कैलकुलेट करता है, वो भी कैलकुलेट करता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद आपको डिफरेंस पूछे जा सकते हैं कि प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट और पब्लिक में। इसी तरीके से टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में भी पूछा जा सकता है। ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो पूछा जा सकता है आपका पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। ओके, ये होप आपको क्लियर हो गया। एक बार बस सब्सक्राइब का बटन कर दीजिए, अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।